Hello students. So today we will discuss Environmental Science and Engineering GATE 2022 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये डाउट आ रहा है कि सर सिविल इंजीनियरिंग से गेट दे रहे हैं बट मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं या रैंक अच्छी नहीं आ रही है। बहुत लोगों का तो कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हो रहा है। सो आई एडवाइज देम टू चूज इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग एज अ बेस्ट ऑप्शनल। ठीक है, ये आपका एक बहुत अच्छा ऑप्शनल है अगर आपका टारगेट सिर्फ आईआईटीज में एंटर करना है या आपको मास्टर्स करना है बहुत अच्छी जगह से। गेट स्कोर वहां पे आपका कॉमन हो जाता है। ओके, सेकंड थिंग, यहाँ पे जो सिलेबस है, बहुत से बच्चे सिलेबस को लेके परेशान है कि सर सिलेबस का क्या करें, ये तो सिविल इंजीनियरिंग से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। तो इसके लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बात बोलना चाहूंगा, यू गो टू द जिम, यू फील वीक इन ऑर्डर टू बिकम स्ट्रॉन्ग। You go to the library, you read, you don't understand in order to become smart. The process of discomfort is inevitable. You have to go through it. Most of the people have feelings of lack of initial self confidence or self belief because they don't understand that you have to become humble first in every aspect in order to grow. So, when you go to the gym, you feel like shit, that's a good thing. इट मीन्स यू हैव टू इम्प्रूव। ओके, सो सिलेबस का जो टेंशन है आपको, ठीक है, व्हेन यू आर रीडिंग द सिलेबस ऑफ दिस सब्जेक्ट, तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आ जाता है, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, और आपका बायोलॉजी आ गया, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है बट यू हैव टू गो थ्रू इट। और उसके बाद आपको देखना बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है इन्वायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग का गेट पर्पस में। तो अगर आप 26 के लिए परचेस करना चाहते हैं तो 2999 प्लस जीएसटी, गेट 27 के लिए 399 प्लस जीएसटी और गेट 28 के लिए 4999 प्लस जीएसटी। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा विद पीडीएफ। इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं सब कुछ कवर्ड है इसमें, इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, सब कुछ इसमें आपका पूरा क्लियर कन्वर्ट कवर्ड है विद पीडीएफ, आपको ये मिल जाएगा और स्ट्रिक्टली ये एग्जाम के बेसिस पे बनाया गया है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक conductance is used in water analysis to indirectly estimate dissolved solids. The measurement used in the method accounts for, ठीक है, क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो आपका होता है, ठीक है, इज यूज्ड इन वाटर एनालिसिस टू इनडायरेक्टली एस्टिमेट द डिसॉल्व सॉलिड। ठीक है, ये मेजरमेंट जो करते हैं ये किसके अकाउंट फॉर विच, कैटायंस ओनली, ऑल आयंस, एनायंस ओनली, अनआयोनाइज्ड स्पीसीज। ट्राई कीजिए, इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क ऑब्जेक्टिव। देखो कैटायंस है तो एनायंस भी होंगे ही होंगे, ठीक है, कैटायंस हैं तो एनायंस भी होंगे ही होंगे। और अनआयोनाइज्ड स्पीसीज, ये आपकी चार्ज नहीं है, ठीक है, इसमें आपका अनआयोनाइज्ड स्पीसीज, ठीक है, इसमें चार्ज नहीं होता जिनको, ठीक है, तो वो कंडक्टेंस कैसे करेंगे, चार्ज होना जरूरी है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ऑल आयंस। आपको कैटायन हो चाहे एनायन हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं, ऑल आयंस विल बी हेल्पफुल इन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इजी क्वेश्चन था, यू कैन इजिली गेट द मार्क्स इन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 liter of sample was filtered through a membrane filter and the filter was transferred to solid agar media which supports growth of coliform organisms. After incubation at 37 degree for 48 hours, the agar plate showed an average of 64 colonies. ठीक है, 64 colonies per plate. What was the average concentration of coliform organisms? ठीक है, किसमें यूनिट क्या दिया है, CFU, CFU, ठीक है, कोलिफॉर्म फॉर्मिंग यूनिट्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द ओरिजिनल वाटर सैंपल। तो आपको बताना है, आंसर है 64 CFU पर ml, 640 CFU पर ml, 6.4 इंटू 10⁻³ CFU पर ml, 64 इंटू 10⁻³ CFU पर ml। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा ब्रॉड माइंड से अगर सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ट्राई करो जल्दी।
64 कॉलोनीज पर प्लेट दिया हुआ है। सॉल्यूशन है आपका 10 लीटर ऑफ द सैंपल। सिंपल है, आपको सॉल्यूशन में पूछ रहा है, ठीक है। देखो 64, ठीक है, कॉलोनीज है, ठीक है, पर प्लेट, ठीक है, और सैंपल आपका कितना है 10 लीटर। और अगर आप ऑप्शंस की यूनिट देखो, सीएफयू पर एमएल, सीएफयू पर एमएल मींस यू हैव टू कन्वर्ट 10 लीटर इनटू एमएल, बस दैट्स इट, इतना ही आपको करना है, ठीक है। थोड़ा सा वो वर्डिंग्स ऐसी रखता है कि स्टूडेंट समझ ना पाए, बट एक ब्रॉड माइंड, एक अच्छे से प्रैक्टिस करा हुआ स्टूडेंट इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, ठीक है। 64 हो गया, डिवाइड बाई 10, ठीक है, डिवाइड बाई 10 इंटू 10 क्यूब, ठीक है। लीटर को मैंने एमएल में कन्वर्ट किया, क्योंकि जब मैंने आंसर की यूनिट देखी तब मेरे को समझ में आएगा कि मेरे को आंसर एमएल में चाहिए। यहां से अगर करेंगे आप तो इट विल कम आउट टू बी 6.4 इंटू 10⁻³ CFU पर ml। ओके, इजी क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। 6.4 इंटू 10⁻³ CFU पर ml। ये सब देख के क्वेश्चन को घबराना नहीं है आपको, ये सब चीजें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब लगातार प्रैक्टिस करोगे ना तभी आएंगी, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एनवायरमेंट सिविल में भी आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है आपका, नाम सुने होंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ये सुने हो। आपका टेस्ट हो रहा था कोविड के समय पे, कोविड-19 के समय पे, ठीक। क्या टेस्ट था, RT-PCR, ठीक है। RT-PCR टेस्ट सुने होंगे, वही है ये, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, पहली चीज तो ये याद कर लो, हो सकता है जीएस में कहीं आपके किसी पेपर में आ जाए। सेकंड, इसका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इज एन एनालिटिकल प्रोसीजर यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक आरएनए इन द सैंपल, पहली चीज, ठीक है। नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, समझ लो यहाँ पे। इट इज यूज्ड ओनली फॉर आइडेंटिफाइंग कोरोना वायरस इंक्लूडिंग SARS-CoV-2 in sample. Second, C, it cannot differentiate between viable and inactivated virus. D, it is based on conversion of RNA to DNA followed by DNA amplification. बताओ क्या होगा। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ट्राई टू सॉल्व दिस। देखो नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है आपका, वायरस जो है, ये तो पता होगा कि वायरस था, कोविड वायरस, ठीक है। सार्स भी आपका एक वायरस था, ठीक है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये 2003 के आसपास आया था। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी, मार्स भी बोलते हैं इसको, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। ये आपका 2003 के आसपास मिडिल ईस्ट के एरियाज में फैला था, उसी का एक टाइप था आपका कोविड, जो आपका चाइना से इस बार इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली फैला है, ठीक है। वायरस है, वायरस इज द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये तो आपको पता ही होगा। एनसीईआरटी की कोई भी टेक्स्ट बुक अगर आप पढ़ते हो, कोई भी मतलब बायो की अगर कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, तो वहां पे आपको पता ही होगा कि वायरस इज द लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्यों, ये अभी भी डिबेट सॉल्व नहीं हुई है कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, डिबेट चली रही है। दिक्कत ये है कि वायरस के पास खुद का डीएनए है और आरएनए है और प्रोटीन, ठीक है। डीएनए है या आरएनए है, दोनों में इसको एक है, और एक प्रोटीन है। बट उसके पास है नहीं क्या, उसके पास सेल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। ये सेल है, उसके पास सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स अब्सेंट, ठीक है।
माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट तो खैर इसमें नहीं है, ठीक है, ये सब आपका अपसेंट होता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ये सब चीजें आपकी अपसेंट होती है। तो वो रिप्रोड्यूस कर सकता है बट खुद से नहीं, उसको कोई होस्ट सेल चाहिए, होस्ट सेल में वो एंटर करेगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, कोविड वायरस अगर एक सिंगल वायरस है दैट इज इन द एयर, वो अगर आपकी बॉडी में चले गया, सो वहां पे वो आपके जो आपका मटेरियल है, ठीक है, कौन सा, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए आरएनए हो गया, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द होस्ट, होस्ट के जेनेटिक मटेरियल को यूज करके अपना रेप्लिकेशन करता है, ठीक है, अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक है। तो एक अगर कोविड वायरस घुसा, ठीक है, आपकी बॉडी में, सो इट विल अटैच विद द सेल, ठीक है, सेल के साथ अटैच होगा। और सेल में क्या काम होता है आपका, जैसे आपका डीएनए है, डीएनए से बनता है आरएनए, ठीक है, और इससे बनता है आपका प्रोटीन, ठीक। ये सब चीजें बहुत डिटेल में बताया हूं, डीएनए आरएनए, ठीक है, डीएनए आरएनए से प्रोटीन, यहां पे वो अपना अटैच कर देगा जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि उसके पास डीएनए या आरएनए है उसके पास, ठीक है, उसको वो अटैच कर देगा। और यहां पे जो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो वायरस के लिए होगा, ठीक है। तो वो अपना होस्ट सेल को यूज करता है एंड देन स्टार्ट द मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सो खुद से रिप्रोड्यूस कर नहीं सकता, दूसरे से काम लेता है वो, ठीक है। इसलिए वायरस आपका बहुत ज्यादा घातक है, बहुत ज्यादा डेंजरस जो बोलते हैं ना, वो है आपका। सो यहां पे जो क्वेश्चन है, ठीक, ये आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये जो लिखा ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, जनरली आपका क्या होता है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में हम क्या करते हैं, आरएनए से डीएनए बनाते हैं, ठीक है। ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ये पॉलीमराइज चेन रिएक्शन पूरा एक लंबी चेन चलती है, ठीक है, वहां से आपका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो यहां पे जो क्वेश्चन है डायरेक्टली वो आपका आरटीपीसीआर से पूछा है, ठीक। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो, ध्यान नहीं दिए हो बिल्कुल, ये वैसे आपके सिलेबस में है, ठीक है, और करंट अफेयर्स में भी था उस टाइम पे, ठीक है, 22 का पेपर अपन डिस्कस कर रहे हैं। सो क्वेश्चन उसने डाला, ये वाला अगर मैं स्टेटमेंट देखूं, ठीक है, इट इज यूज्ड ओनली, यहां पे एक एक्सट्रीम वर्ड है ओनली, बाकी सब में भी एक्सट्रीम, इट कैन नॉट, ये भी एक एक्सट्रीम वर्ड है, बट हो सकता है वायबल और इनएक्टिवेटेड वायरस को डिटेक्ट ना कर पाए, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि कई लोग का ऐसा आ रहा था कि आपका कोविड हो के जा चुका है, ठीक है, मतलब सेल्स डेड हो चुकी हैं, या डोलो वोलो जो खा रहे थे खा लिए वो, ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि आपकी डेड सेल्स प्रेजेंट हो, ठीक है, जो आपका वायरस ने क्रिएट की थी प्रेजेंट हो, बट उनका भी कई बार टेस्ट पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है। और इट इज बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ आरएनए टू डीएनए फॉलोड बाय डीएनए एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। सो आरएनए टू डीएनए नाम में ही लिखा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे आपको बताया कि आरएनए से आपका डीएनए बन रहा है। और फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक आरएनए इन द सैंपल। क्लियर है, तो ये सारे स्टेटमेंट पे क्लियर हो गए। दूसरी चीज ये जो बोला कि ओनली कोरोना वायरस इंक्लूडिंग सार्स कोविड 2, ठीक है, सो ओनली, और भी बीमारियां आप इससे पता कर सकते हैं, ठीक है, आरटीपीसीआर से आप और भी बीमारियां, ठीक है, आपको बस वायरस का सैंपल लेना है और उसके बाद यू हैव टू टेक द आरएनए, यू हैव टू मेक द डीएनए, आरएनए से डीएनए बनाओगे एंड देन द एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। सो एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट के बेस में यू कैन इजीली करेक्ट दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, यहाँ पे आपको पढ़ना पढ़ सकते हो। रिवर्स आरटीपीसीआर इज वाइडली यूज्ड हाईली सेंसिटिव laboratory technique for detecting a specific RNA sequence sample. It considered gold standard for the diagnosing many viral infection, ठीक है, many viral including COVID-19, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। प्रोसीजर इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग आरएनए इनटू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है, यूजिंग ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम फॉलोड बाय एम्प्लीफाइंग द स्पेसिफिक डीएनए टारगेट यूजिंग पीसीआर, ठीक है, ये आपका पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which consider the following statement. Statement 1, Goodrich method for reservoir routing is based on hydrologic flood routing method. Second, Muskingum method for channel routing is based on hydraulic flood routing method, ठीक है। तो एकदम ये वाला टॉपिक को आपको कवर करना ही है, ठीक है, आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है और थोड़ा सा टिपिकल पूछता है। हाइड्रोग्राफ से भी इसमें खैर क्वेश्चंस आए हुए हैं हाइड्रोलॉजी से, बट ये एकदम स्पेसिफिक आपसे पूछ लिया है क्या सही है क्या गलत है। सो ट्राई टू आंसर दिस, एकदम आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए
तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। एक आपका हाइड्रोलॉजिक है और एक आपका हाइड्रोलिक है। मुश्किंगम मेथड जानते ही हो, सुने ही होगे सिलेबस अगर आपने पूरा कवर किया है तो। और गुडरिच मेथड भी आपका है, पार्ट है। ओके, ट्राई टू आंसर दिस। ओके, सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। ठीक, सॉरी, ठीक है, आपका फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज, दोनों ही वो आ रहे हैं, देख लो यहाँ पे। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, करेक्ट आंसर। ओके, गुडरिच मेथड इज अ फॉर्म ऑफ रिजर्वायर राउटिंग। अब से ध्यान से समझ लो अगर नहीं पता होगा, ठीक है। गुडरिच मेथड इज फॉर्म ऑफ रिजर्वायर राउटिंग बेस्ड ऑन द हाइड्रोलॉजिक कंटिन्यूटी, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करता है एंड अ लीनियर स्टोरेज रिलेशनशिप एंड नॉट अ हाइड्रोलिक मेथड, ठीक है, नॉट अ हाइड्रोलिक मेथड, ठीक है। द मुस्किंगम मेथड इज अ हाइड्रोलॉजिक चैनल राउटिंग, ठीक है, नॉट अ हाइड्रोलिक, ठीक है। तो क्या गेट जनरली ये करता है कि स्टेटमेंट को आगे पीछे कर देता है, इसका वहां डाल देगा, उसका वहां डाल देगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट उसने किया है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है, गुडरिच मेथड इज यूज फॉर रिजर्वायर राउटिंग एंड बेस्ड ऑन द हाइड्रोलॉजिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, स्पेसिफिकली द कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। आई माइनस ओ मीन्स इन, जो इनकमिंग है, ठीक है, इनलेट माइनस आउटलेट इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज एंड अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टोरेज एंड आउटफ्लो। ओके, सेकंड आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। मुस्किंगम मेथड इज अ क्लासिकल हाइड्रोलॉजिक मेथड, ये आपका हाइड्रोलॉजिक मेथड है, ठीक है, फॉर चैनल राउटिंग, नॉट अ हाइड्रोलिक वन। It uses continuity equation and assumes storage is a function of both inflow and outflow in a river channel. Hydraulic method are more complex and solve the unsteady flow equations, ठीक है, सेंट वेरेंट इक्वेशन जो आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्लियर है, कम से कम कौन सा हाइड्रोलिक है कौन सा हाइड्रोलॉजिक है, ये आप ढंग से, चैनल राउटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप डिटेल में आपको कवर करना है, पीवाईक्यू से आप यही सब ज्ञान लेंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी फॉर द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, ठीक है। सो आप ये चारों नाम पढ़ते ही हो, आपको बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का, ठीक है, कौन अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है वहां से लेके आपका कम तक, एक्विफर, एक्विटार्ड, एक्विक्लूड, एक्विफ्लूज, ठीक है। ट्राई टू आंसर दिस। और ऐसे क्वेश्चंस आपके बाकी एग्जाम्स में भी आएंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट से अगर अगर आप सिविल से दे रहे हैं तो वहां पे भी एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है आपका, बिल्कुल रिपीट होता है क्वेश्चन। दूसरी चीज, बाकी अगर आप एसएससी में फोकस कर रहे हैं या फिर आप कोई और अदर कंपटीशन दे रहे हैं, स्टेट ए जे दे रहे हैं, वहां पे भी आपका आराम से इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो ट्राई टू आंसर दिस। तो एक्विफर तो आपका है ही ज्यादा, ठीक, देख लो, एक्विफर हैज द हाईएस्ट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ठीक है, बिकॉज इट इज ए फॉर्मेशन दैट कैन बोथ स्टोर एंड रेडली ट्रांसमिट सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, सैंड और ग्रेवल का आपका मेडअप होता है। एक्विटार्ड हैज लो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी देन एक्विफर, इट कैन स्टोर वाटर but only allows slow seepage, ठीक है, yielding significant amount of water to the well, ठीक है, ये आपका सिल्टी क्ले मटेरियल का बना होता है। एक्विक्लूड जो है आपका, ठीक है, हैज मच लोअर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी देन एक्विटार्ड, इट इज हाईली पोरस and thus stores large amount of water but is essentially impermeable to flow due to the very small pore size and thus does not yield water, ठीक है, ये आपका क्ले का है। and Equifuge has the lowest, ठीक है, virtually zero hydraulic conductivity, is a it is a completely impermeable formation, being neither porous nor permeable, so it neither stores nor transmit, ठीक है, ये आपका मैसिव कॉम्पैक्ट रॉक का बना होता है। क्लियर है, ठीक है, डिटेल में आपको समझ में आ गया, और इसको यहीं पे याद कर लो, आगे एग्जाम्स में भी काम आएगा, ठीक है। ये आपका सैंड और ग्रेवल का है, ये आपका सिल्टी क्ले मटेरियल का है, ये आपका प्योर क्ले मटेरियल का, कौन, एक्विक्लूड, ठीक है। तो एक्विफर हो गया, एक्विटार्ड हो गया, फिर क्लूड हो गया, फिर फ्यूज। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
centrifugal pump with suction pipe shown by solid arrow and the delivery pipe, ठीक है, are shown in the figure. Choose the option that gives the correct connection. Correct connection आपको identify करना है. So आपका क्वेश्चन आपका पंप से, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का आपको एग्जैक्ट कनेक्शन बताना है. सो इस टाइप के पिक्टोरियल क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है. सो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब तक आप पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करेंगे आपको कुछ समझ नहीं आए. क्लियर? ट्राई टू सॉल्व दिस. स्पेशली उसने सेंट्रीफ्यूगल पंप लिख दिया है ना, तो उस हिसाब से आपको फोकस करना है क्या होगा. देखो ये जो आपका सक्शन है, ठीक है, जब वो लेगा पानी तो आपका सेंटर से लेगा. उसके बाद देखो इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये डॉटेड लाइन का डिफरेंस है विच शोज दैट व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, और ये आपका डिलीवरी पाइप है, ठीक है. सो इसका मैं रीजन आपको क्लियर बताता हूँ. करेक्ट आंसर इज बी. ओके, बाकी में आपका रेडियल फ्लो बता रहा है, ठीक है, बाहर पानी बाहर से आ रहा है और अंदर से आ रहा है, ठीक है. दिस इज नॉट इन द केस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप. अगर आपने सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ा होगा तो आपको क्लियरली, आपको डाउट आएगा तो इन दोनों में आएगा, ठीक है. इन दोनों में अगर डाउट आ रहा है तो आपने ढंग से पढ़ा नहीं है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप को तो समझ लो. Suction pipe, the suction pipe brings the liquid into the pump. It connects to the eye, ठीक है, center of the impeller. याद रखना, ठीक है. The diagram provides this correspond to the horizontal pipe leading to the center of the circular pump, ठीक है. दूसरा delivery pipe transport the fluid out of the pump after pressure has been increased by the impeller, ठीक है. The flow direction of the centrifugal pump is radially outward from the impeller into the volute casing. क्लियर है? और तीसरा आपका करेक्ट फ्लो जो आपका डायग्राम है वो आपका जो एरो से दिखाया गया है. क्लियर? सो क्वेश्चन इजी है. इफ यू नो सम बेसिक अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल पंप यू कैन इजीली मैनेज द क्वेश्चन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन recarbonation process. The a solution has 1 mole per liter super saturated calcium carbonate. ठीक है. Estimated amount of the carbon dioxide in grams needed to completely convert calcium carbonate into calcium ions in 1 liter of the solution is. तो आपको वेट पूछ रहा है कितना आपको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है ग्राम में, ठीक है, तो कंप्लीटली कन्वर्ट द calcium carbonate into calcium ions in 1 liter solution. So try to solve this. इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है बस. सबसे पहले आप केमिकल इक्वेशन जो होता है उसको लिख लो. देखो क्या है, CaCO3, ठीक है. इसमें क्या है आपका वाटर भी है, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन बोल रहा है ना, वाटर भी है प्लस CO2. ये आपका क्या रिजल्ट देगा, CHCO3, ठीक है, सॉरी, ठीक है, CHCO3 ट्वाइस, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा. अब आपको देखना है कि कितना CO2 रिक्वायर्ड है, ठीक है, कितना CO2 रिक्वायर्ड है वो आपको आयंस में चेंज करने के लिए, ठीक है. इसको आप आयंस के फॉर्म में भी Ca प्लस और HCO3 माइनस में आप लिख सकते हैं इसको भी. क्लियर? ट्राई अब सॉल्व करने की कोशिश करो. केमिकल इक्वेशन अगर देखें तो ये आपका अगर 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल है, ये भी आपका 1 मोल ही लग रहा है,
ठीक है, और ये भी आपका 1 मोल ही बन रहा है, तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। 1 मोल ऑफ CO2 लगेगा, अब 1 मोल का वेट निकाल दो, सिंपल। क्वेश्चन को वो लंबा लिखता है बट है नहीं वैसा। ठीक है, सो अगर मैं वेट निकालूं तो सी का कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, ओ का कितना है, 16। ठीक है, और 2 ओ है। सो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ CO2, ठीक है, क्या बोला था, 1 मोल पर लीटर सुपर सैचुरेटेड, 1 मोल लिखा है उसने। ठीक है, मतलब फाइनली यू हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द CO2। बस क्वेश्चन में यही है और कुछ नहीं। इसके बाद भी स्टूडेंट्स इसको देख के छोड़ देते। ठीक है, सो अगर मैं देखूं तो मोलर वेट ऑफ CO2 ही तो मेरे को कैलकुलेट करना है। ये क्या है मेरा, 12 प्लस 16 प्लस 16, ये सब ग्राम में ही तो रहता है। ठीक है, तो आपका आ गया 44 ग्राम। ठीक है, 44 ग्राम, इतना इजी क्वेश्चन है। ये सब तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A river water sample has pH of 4 and suspended solid concentration of 100 milligram per liter. If Lm is chosen as the coagulant, what will be the coagulation mechanism? ठीक है, डेटा दिया है और क्वेश्चन उसने थ्योरेटिकल पूछा है। ऑप्शन क्या है आपके पास, आयनिक लेयर कंप्रेशन ओनली, स्वीप कोगुलेशन एंड पॉलीमर ब्रिजिंग, पॉलीमर ब्रिजिंग ओनली, चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, सरफेस एब्जॉर्प्शन, आयनिक लेयर कंप्रेशन। ट्राई टू सॉल्व दिस। ठीक है, पीएच आपको दिया हुआ है 4, एसिडिक है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ये आपको अमाउंट जो दिया हुआ है दैट इज 100 मिलीग्राम पर लीटर। एलएम को आपने यूज किया था कोगुलेंट। करेक्ट आंसर इसका डी है। इसको समझ लेते हैं, चार्ज न्यूट्रलाइजेशन हो गया आपका। ठीक है, सरफेस एब्जॉर्प्शन एंड आयनिक लेयर कंप्रेशन। तो क्या होता है देखो, पहले ये चीज है कि स्वीप कोगुलेशन में आपका नो डाउट ऑप्शन जाएगा। ठीक है, वहां पे आपको लगेगा, यहाँ पे देख लो, स्वीप कोगुलेशन टिपिकली अकर्स एट ऑप्टिमम पीएच रेंज ऑफ 6.5 टू 8.5, इसलिए उसने पीएच दिया हुआ है। ये हो ही नहीं सकता, आपको जो दो ही डाउट फंसेंगे कि स्वीप जाएगा क्या। ठीक है, वेयर इनसॉल्युबल aluminum hydroxide precipitate form and trap the suspended solid at pH 4, alum predominantly in a soluble ionic form, not an insoluble precipitate। ये आयनिक फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, पॉलीमर ब्रीजिंग जनरली इन्वॉल्व्स लार्ज long chain polymer molecules which is not primary mechanism for the simple metal salt coagulant like alum at this pH। ओके, क्लियर है। ठीक है, तो आपका दो ऑप्शन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये आपका ब्रिजिंग नहीं होगा और ये आपका ब्रिजिंग अगर नहीं होगा, ठीक है, छोटा मॉलिक्यूल है। ठीक है, पॉलीमर ब्रिजिंग नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर है। स्वीप कोगुलेशन का आपका पीएच रेंज ही नहीं है, इस कारण से पीएच को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, पीएच आपका 4 है। ठीक है, वो आपका 6.5 से ऊपर में, मतलब थोड़ा सा बेसिक के आसपास में आपका होता है क्या, स्वीप कोगुलेशन। ठीक है, सो चार्ज न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, सरफेस एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और आयनिक लेयर कंप्रेशन। ठीक है, ओनली जो लिखा है ना, ओनली आपका एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता है, ओनली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is most commonly used raw material in flue gas। ठीक है, डिसल्फराइजेशन यूनिट। ठीक है, लाइमस्टोन हो गया, टाइटेनियम ऑक्साइड, फेंटन रिएजेंट और बेरिलियम ऑक्साइड। ट्राई टू सॉल्व दिस, वन लाइनर है, और नहीं भी बने तो यहीं पे याद कर लो, एटलीस्ट यहाँ पे आप याद कर लो चीजों को। फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन के लिए कौन सा कॉमनली रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, तो देख लो समझ से।
सिंपल है, लाइमस्टोन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रॉ मटेरियल इन फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ठीक है, FGD यूनिट्स, particularly in wet scrubbing system. The calcium carbonate in limestone act as primary sorbent, ठीक है, primary absorbent, reacting with sulfur dioxide to form calcium sulfate, ठीक है, जिप्सम बना देता है. This process effectively removes sulfur dioxide from the exhaust gases of fossil fuel power plants and other industrial process, ठीक है. तो आपको डीसल्फराइजेशन करना है तो आप क्या यूज करेंगे, लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन आप यूज करेंगे, याद कर लो यहीं पे, बाकी एग्जाम्स में भी है, आ सकता है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Leachate generated from legacy municipal solid waste dumping site has to be collected and managed carefully. Which one of the following statement is correct? ठीक है, in context of treatment of leachate from such a site. अगर आपको ट्रीटमेंट करना है इसका तो कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? ऑप्शन देखते हैं पहले. सेटलिंग चैम्बर फॉलोड बाय माइक्रो फिल्ट्रेशन यूनिट आर रिक्वायर्ड, पहला ऑप्शन. दूसरा, मॉड्यूलर ट्रीटमेंट यूनिट्स टारगेटिंग डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉल्ट्स आर रिक्वायर्ड. Third, only biological treatment units like ASP with extended aeration are required. And fourth, only a combination of anaerobic aerobic treatment units are required. Try to solve this. लीचेट जानते ही हो, लैंडफिल में डालते हो, उसके बाद जो आपका लिक्विड निकलता है, ठीक है, वेस्ट से जो आपका लिक्विड निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड द लीचेट, ठीक है. उसका आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? ट्राई टू आंसर दिस. ओके, तो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज मॉड्यूलर ट्रीटमेंट, ठीक है, ध्यान देना. मॉड्यूलर ट्रीटमेंट यूनिट्स टारगेटिंग डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉल्ट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है. थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं. लीचेट फ्रॉम ओल्ड municipal solid waste dumping site is characterized by having high concentration of dissolved organic matter and salt, ठीक है. क्या क्या है आपके? अमोनिया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोराइड हो गया, हेवी मेटल एक्सेट्रा. द डिकम्पोजिशन इज हाईली वेरिएबल एंड कॉम्प्लेक्स and there is no single treatment available for all types of leachate, ठीक है. Therefore, most effective approach is to use modular treatment units that can be adopted to target the specific and varying pollutants present, particularly the persistent dissolved organic matter and the highly, ठीक है, salt concentration. The treatment typically involves a combination of biological and physiochemical methods such as absorption, ठीक है, membrane process, okay, like microfiltration, but usually, ठीक है, आफ्टर अदर स्टेजेस. ओके, सो आपका जो ऑप्शन है ये आप याद कर लोगे, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है. मॉड्यूलर ट्रीटमेंट आपको देना है और फोकस किस में रहेगा आपका? डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर एंड द सॉल्ट्स पे, ठीक है. किसका ट्रीटमेंट कर रहे थे? लीचेट का. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है. ग्लोबल वार्मिंग के, ये आपका क्लाइमेट चेंज एक बहुत एक्सक्लूसिवली उसने यूनिट बनाया है, ठीक है. आखिरी में जो सेक्शन इन्वायरमेंट के ना, वहां पे आपका क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, GHG हो गया, ODS हो गया, ठीक है. मैं काफी डिटेल में इसको मैंने कवर किया है इसमें अपने कोर्स में, ठीक है. आप इसको आराम से वहां पे परचेज करके पढ़ सकते हैं. सो ट्राई टू आंसर दिस. वाटर वेपर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग फर्स्ट, ठीक है. अगर नहीं पढ़े हो तो डाउट आएगा इसमें. दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग इज लाइकली टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट्स ड्यू टू द CO2 फर्टिलाइजेशन. अगर ये वर्ड नहीं लिखता तो फिर भी डाउट आता, ठीक है. CFC डू नॉट कॉज ग्लोबल वार्मिंग बट कॉज ओजोन लेयर डिप्लीशन इन स्ट्रेटोस्फीयर. फोर्थ, HFC and HCFC are good substitute for ozone depleting substance as they cause neither global warming nor ozone depletion. बताओ क्या होगा? थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है. बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है. आपको लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग से आ गया, पढ़ के गया हूं, बन ही जाएगा, थोड़ा सा आप बारीक से अगर मिस्टेक करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि ये क्वेश्चन देखने के बाद स्टूडेंट के फेस में स्माइल आ जाएगी, ठीक है. फिर वहां पे गलती होती है वहां पे. तो ट्राई टू सॉल्व दिस. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो, ग्लोबल वार्मिंग से आपका क्या होगा? CO2 का जो फर्टिलाइजेशन है ये इंक्रीज होगा ही होगा, ठीक है. ग्लोबल वार्मिंग का मेजर जो कॉज है वो आपका CO2 है, ठीक है. मीथेन है, NO2 है, ठीक है, NOx जो हो गए, ठीक है. ऑल दिस आर इंक्लूडेड.
SF6 हो गया, ये सब हाईली पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बट जो मेजर जो कॉज है दैट इज द CO2। ठीक, सो आपका, और ये भी आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है वो आपका CO2 यूज करते हैं और O2 को रिलीज करते हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इज लाइकली टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट्स ड्यू टू द CO2 फर्टिलाइजेशन। ओके, सो देख सकते हो डिटेल सॉल्यूशन। दिस इफेक्ट इज ऑफन ऑफसेट बाय नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग सच एज इंक्रीज टेम्परेचर, स्ट्रेस, ठीक है, चेंज इन द प्रेसिपिटेशन पैटर्न। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं वहां पे, प्रोडक्टिविटी में भी असर पड़ता है, सूखा पड़ जाता है। मेन ये है कि सूखा पड़ गया तो क्या कर लो। ओके, सो थोड़ा सा एक पॉजिटिव चीज पूछा है उसने ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। ठीक है, हर चीज अपन निगेटिव निगेटिव करते हैं, बट इसने एक पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम, ये भी आपका मेंशन्ड है। ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट करेक्ट, ऐसी चीजों को यहीं पे मार्क कर लो। अब देखते हैं, देखो ऑप्शंस बड़े हैं, जहां ऑप्शंस बड़े हैं ना वहां पे आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपका थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। वन लाइनर में ये होता है कि आपको आया तो आया, नहीं तो गया। ठीक है, जैसे डीसल्फराइजेशन का है, चार टॉप ऑप्शन है, चार नाम है, पता है तो ठीक है, नहीं पता छोड़ दो। यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक, पढ़ते हैं। द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट मे बी डिपेंडेंट ऑन अ नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स सच एज सनलाइट, मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, Liebig's law states that growth occurs at a rate permitted by the most limiting factors। ठीक, पहला स्टेटमेंट ये बोला, मेरा कुछ गलत नहीं दिखा उसमें। दूसरा, the carrying capacity of the population is determined by the limiting resources। Carrying capacity is the upper limit of an ecosystem up to which it can provide the basic need of the to the population under given circumstances। यहाँ पे मेरे को ठीक ठाक लग रहा है। तीसरा मैं पढ़ता हूँ, रामसर कन्वेंशन ऑन लेक एंड बैकवाटर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ and sustainable use of lakes and backwater system। The treaty was signed in 1981 and become effective in 1985। ठीक है, अब बात तो ठीक कर रहा है। ठीक है, रामसर अगर आप, मैंने कवर किया है अगर आपने पढ़ा होगा तो। नेक्स्ट, a rate data book contains list of species whose continued existence is threatened। ठीक है, जो आपका विलुप्त होने की कगार पे है उसकी बात कर रहा है। स्पीसीज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ परसीव्ड रिस्क। ईच रेड डेटा बुक यूजुअली डील्स विद अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड फंगाई। सो चार ऑप्शन हैं आपके पास, आपको कौन सा ऑड लग रहा है यहाँ पे? सिर्फ आपको ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है एंड यू विल गेट द आंसर। ट्राई टू सॉल्व दिस। देखो, पहला ठीक लगा, दूसरा भी ठीक लगा, तीसरा भी मेरे को ठीक लगा, ऐसा कुछ गलत नहीं लगा, चौथा भी मेरे को ठीक ठाक लग रहा है। बट यहाँ पे आपको कॉमन सेंस क्या लगाना है? जब आपको एक पेपर सेट करने दिया जाता है और आपको बोलता है कि इकोसिस्टम से क्वेश्चन बनाओ, तो आप क्या करते हैं? लंबे लंबे स्टेटमेंट, लंबे लंबे स्टेटमेंट। ये स्टूडेंट को छांटने की एक तरीका होता है कि जो एक डेडिकेटेड स्टूडेंट है, जो सच में अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, अच्छी रैंक लाना चाहता है, वो पूरे ऑप्शंस को ध्यान ध्यान से पढ़ेगा। उसके बाद धैर्य रखते हुए, ठीक है, पेशेंस से रखते हुए वो अपना लॉजिक लगाएगा। यहां तक जो पहुंचता है ना, ये एग्जामिनर का माइंडसेट होता है। 3 घंटे का पेपर है, स्टूडेंट को एग्जॉस्ट कर दो, उसके बाद जो रैंक ला रहा है दैट इज अ गुड गुड स्टूडेंट। ठीक है, ये अगर मैं थर्ड ऑप्शन देखता हूं, मेरे को अगर नहीं पता है रामसर साइट कब आया, ठीक है, रामसर कन्वेंशन कब साइन हुआ, ठीक है, रामसर क्या है मेरे को नहीं पता, बट अगर मैं एक एग्जामिनर होता तो मेरे को ये डेट, ये जो डेट है ना, इसको चेंज करना मेरे को बहुत आसान है। बाकी स्टेटमेंट मेरे को जनरल लग रहे हैं, ठीक है, सही, कोई बात नहीं। इसको भी अगर मैं देख रहा हूँ कि स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एनिमल, प्लांट एंड फंगाई, ठीक है, आप एनिमल जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनको अलग रखो, प्लांट जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनको अलग रखो, बिल्कुल सही बात। आप एनिमल और प्लांट को एक साथ नहीं रख सकते किसी भी, अगर आप एक लिस्ट बना रहे हैं तो यू हैव टू सेपरेट इट आउट। क्लियर? सो ये भी स्टेटमेंट सही लग रहा है, बाकी दो तो जनरल स्टेटमेंट बोल रहे हैं। ठीक, यहां पे अगर, ठीक है, वो बात कर रहा है, रामसर साइट बिल्कुल बात करता है इस पे, कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड पे, वेटलैंड पे बात करता है, बट ये डेट्स को गलत करना बहुत आसान है, तो मैं ये ऑप्शन मार्क कर देता। वैसे 1971 में हुआ है, मैं आपको डेट बता दूं, ठीक है, और रामसर, ठीक है, इज अ सिटी
इन ईरान। ठीक है, ईरान में एक सिटी है उसका नाम है रामसर, और वहीं पे कन्वेंशन साइन हुआ था। इंडिया में चिल्का लेक हो गया। ठीक है, ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी एक क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना है, उसमें एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी बनाया जाता है। ठीक है, वहां पे भी आपका लिस्ट रहती है जो आपके इंडेंजर्ड हैं या फिर आपके जो खतरे में हैं ऐसे वेटलैंड्स को। ठीक है, इंडिया में चिल्का लेक थी। ठीक है, अभी उसको रिमूव कर दिया गया है, और दो और हैं। क्लियर, वो देख लेना, यहाँ पे आप कमेंट कर देना नीचे कौन कौन से हैं इंडिया में। ओके, रामसर साइट में अभी। ठीक है, ये देख लो, तो आपका 2 फरवरी 1971 को साइन हुआ था, और फोर्स में आया 75 में। जस्ट उसने 10 साल का बढ़ा दिया। उसने क्या किया, 1981 और 85 में वो एक्टिव हो गया। ठीक है, इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। और 2 फरवरी को, इसी कारण आपका 2 फरवरी को आपका वेटलैंड डे मनाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement correctly defines the concept of extended producer's responsibility? ये क्वेश्चन आपका कई एग्जाम में आ चुका है, और इसकी शुरुआत करी थी यूपीएससी ने। ठीक है, ईपीआर क्या होता है, इसके रिलेटेड 2017-18 में क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। ठीक, वहां से तो इसको समझ लो पहले। ईपीआर, बीपीएससी का पेपर देखोगे वहां पे भी आया है 2022 में ये। तो ऑप्शंस, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ producer for environmentally sound disposal of the product after the end of its life. Second, responsibility of the producer for environmentally sound manufacturing process for the product. C, the responsibility of the product for environmentally sound management of the product from manufacturing stage until it is sold in the market. D, the responsibility of the producer for environmentally sound management of the product until the end of its life. ठीक है, तो क्या होना चाहिए, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी तो प्रोड्यूसर की ही है, जो बनाएगा उसको आपको ठिकाने लगाना है। ठिकाने वो कब लगाएगा, बेचते ही उसका काम खत्म हो गया। ठीक है, वही आपका स्टेज ही तो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आफ्टर द एंड ऑफ इट्स लाइफ। ठीक है, एंड ऑफ इट्स लाइफ पहला दिया है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जब आपका ओवर हो गया तब आपका जिम्मेदारी खत्म हो गया। ठीक है, या फिर अंटिल द सोल्ड इन द मार्केट, या तो आपके बेचने के बाद आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, या फिर आपका यहाँ पे भी आपका एंड ऑफ लाइफ में बोल रहा है, लेकिन स्टेटमेंट थोड़ा सा पलटा है, ध्यान से समझो क्या होगा, और ट्राई करो आंसर करने का। ठीक है, देख लो, ईपीआर क्या होता है, इन्वायरमेंटल पॉलिसी अप्रोच वेयर द प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोडक्ट इज एक्सटेंडेड टू पोस्ट कंज्यूमर स्टेजेस। ठीक है, इसमें पोस्ट कंज्यूमर स्टेज of its life cycle. It includes the responsibility for the environmentally sound management, collection, recycling, and final disposal of the product after it discarded by the consumer. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसमें समझ लो, जैसे आप हेडफोन खरीदते हैं, ठीक है, तो उसमें बना रहता है, डस्टबिन बनी रहती है। ठीक है, और उसमें ऐसा क्रॉस रहता है डस्टबिन के ऊपर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, ये सब के लिए आपका, या प्लास्टिक हो गया। ठीक है, जनरली ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए रहता है कि आप इसको डायरेक्टली आप इसको डंप ना करें। ठीक है, या तो आप उसको रिप्लेस कर दें या उसको कहीं दे दें। ठीक है, जहां पे भी आपका वो पूरा आपको जो मिलता है, जैसे मोबाइल खरीदते हो ना, मोबाइल खरीदते हो वो पेपर रहता है फोल्डेड, एकदम फोल्डेड पेपर। ठीक, उसको खोल के देखोगे तो उसमें सब कुछ लिखा रहता है शुरू से आखिरी तक। यही आपका ईपीआर है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें आपको डंप कैसे करना है, कहां पे उसको आपको फाइनली एंड होने के बाद आपको क्या करना है, तो एक पूरी जिम्मेदारी प्रोड्यूसर की है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एमएसक्यू है आपका। ठीक है, मल्टीपल सेलेक्ट। If G represents Gibbs free energy, select the correct statements. ठीक है, if G delta G is equal to 0, reaction will proceed only in one direction. If G is equal to 0, reaction will be in equilibrium. If delta G is less than 0, reaction will proceed forward. If delta G is greater than 0, reaction will not proceed forward. क्या होगा, try to answer this. डेल्टा जी का मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हूँ, और ये क्वेश्चन आपका आएगा ही, आता ही है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स आपके सिलेबस में है, और यहाँ से डेल्टा जी से क्वेश्चन आता है। एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया। ठीक है,
तो यहाँ से आता ही है। इसमें समझ लो अगर डेल्टा जी आपका जीरो हुआ तो रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में चला जाता है, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी अगर आपकी जीरो है तो आपका डेल्टा जी आपका इक्विलिब्रियम में, पहली चीज ये आपको याद रखना है। दूसरा, अगर डेल्टा जी आपका लेस देन जीरो है, ठीक है, ये स्पॉन्टेनिटी बताता है, ठीक है, ये आपका स्पॉन्टेनिटी बताता है। इज लेस देन जीरो इट विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो इट विल नॉट रीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो आपका ए और डी, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अच्छा बी, हाँ ये भी आपका यहाँ पे सेम स्टेटमेंट है, उल्टा सीधा लिखा है। देखो, इफ डेल्टा जी इज लेस देन जीरो है मतलब आपका नेगेटिव है। डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो ये आपका स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है, तो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, सिंपल सी बात है। और डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रिएक्शन विल नॉट, उसी स्टेटमेंट को उल्टा करके लिख दिया कि अगर पॉजिटिव हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी अगर आपका पॉजिटिव हो गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है, वो फॉरवर्ड रिएक्शन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपका बी, सी और डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। थोड़ा सा बस इसको समझना है, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी का एक बार पढ़ लेना, बहुत इजी क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। तो यहां समझ लो डेल्टा जी जीरो, इक्विलिब्रियम, लेस देन जीरो तो आपका फॉरवर्ड नहीं जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। और अगर आपका ग्रेटर देन हो गया तो आपका सो आपका रिवर्स में चले जाएगा, ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एफ्लुएंट जनरेटेड बाय मोलासिस बेस्ड डिस्टिल्ड एंड वुड बेस्ड पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो किसकी बात कैसे कर रहे हैं? मोलासिस बेस्ड डिस्टिल्ड एंड वुड बेस्ड पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, इसको आप फोकस में लाओ। पहली चीज इसको दिमाग में सोचो क्या होता है। ऑप्शन पढ़ने से पहले थोड़ा सा आइडिया बना लो। अब पढ़ते हैं ऑप्शन। बोथ द इफ्लुएंट्स हैव डार्क कलर, पहली चीज। दूसरा, बोथ द इफ्लुएंट्स हैव हाई टॉक्सिसिटी, ठीक है। तीसरा, बोथ द इफ्लुएंट्स जनरली हैव बीओडी ग्रेटर देन 15,000 ppm, बीओडी उसका इतना ज्यादा है। नेक्स्ट, बोथ द इफ्लुएंट्स हैव हाई पीएच। क्या होगा आंसर? मल्टीपल सेलेक्ट है ये आपका, ठीक है, एमएसक्यू है। नॉट करेक्ट बोल रहा है। देख लो गलत क्या क्या है, देखो। मोलास्कस बेस्ड डिस्टिल्ड इफ्लुएंट इज एसिडिक विथ लो पीएच, ठीक है, पीएच आपका गलत हो गया, ठीक। टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 4.3 टू 5.3, ठीक है। पल्प एंड पेपर मिल्स effluent however can neither be acidic nor alkaline depending on the specific process, ठीक है। प्रोसेस से आपको याद करने की जरूरत नहीं, therefore they do not have the high pH। अब समझो क्या बोला उसने, बोथ, चारों ऑप्शन में आपका बोथ है, ठीक है, चारों ऑप्शन में बोथ द इफ्लुएंट्स हैव डार्क कलर, बस ये ठीक है। थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, एक कई बार आपका गलत भी होगा, ऐसा नहीं। टॉक्सिसिटी बिल्कुल वेस्ट है, टॉक्सिसिटी टॉक्सिक हो सकता है। दूसरा आपका बीओडी ज्यादा होगा, पेपर इंडस्ट्री हो सकता है, पल्प एंड पेपर है, ठीक है। और हाई पीएच आपको यहाँ पे देखो वेस्ट है ना, तो जनरली वो हो सकता है कि एसिडिक हो, ठीक। तो करेक्ट आंसर आपका बी, सी एंड डी, बिकॉज इट इज आस्किंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, PM 2.5 concentration in ambient air can be measured using beta emission method, chemiluminescence method, ठीक है, gravimetric method, non dispersive, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड। तो एकदम आपसे पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है वो PM 2.5 कंसंट्रेशन पे, जानते होगे, इस पे मैं वीडियो भी ला चुका हूँ। PM 2.5 हो गया, PM 10 हो गया, ज्यादा डेंजरस है। अभी एक मैगजीन आती है डाउन टू अर्थ, उसको अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे आपका 1, ठीक है, 1 PM की भी बात हो रही है कि ये ज्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू 2.5। बट इसको मेजर करने के लिए इंडिया में कोई भी प्रोसेस नहीं है, ठीक है, कोई इसको मेजर नहीं करता। अगर आप AQI निकाल रहे हैं, आप कुछ भी एयर क्वालिटी निकाल रहे हैं, उसमें आपका 2.5 का वेटेज ज्यादा है, ठीक है, और 1 को आपको कंसिडर ही नहीं किया जाता, ठीक।
तो वो भी एक इशू है। इसका आंसर कीजिए, कौन से मेथड से? ये भी आपका एमएसक्यू है ना, एमएसक्यू है। मोर देन वन कैन बी करेक्ट। देख लो कौन सा क्या यूज हो रहा है। पहला आपका बेटा एटेन्यूएशन मेथड, ठीक है। दिस इज कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग टेक्निक दैट मेजर्स द मास ऑफ द पार्टिकल कलेक्टेड ऑन द फिल्टर बाय डिटेक्टिंग द अमाउंट ऑफ बेटा रेडिएशन दैट एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल्स, पहला, ठीक है। chemiluminescence method, this method is used for measure gaseous pollutant like nitrogen oxide, ठीक है, by detecting the light emitting, ठीक है, chemical reaction not particular matter, ठीक है। तो ये आपका, ये वाला जो मेथड है आपका कैलकुलेट नहीं करेगा किसको, पीएम 2.5 को, ठीक है, इसको मेथड नहीं करेगा। ये आपका नाइट्रोजन या गैसियस जो पॉल्यूटेंट है उसको कैलकुलेट करता है। ग्रेविमेट्रिक मेथड, दिस इज कन्वेंशनल रेफरेंस मेथड व्हिच इन्वॉल्व्स द कलेक्टिंग particles on the filter over a period of time, ठीक है, and then weighting the filter determining the mass concentration, ये बिल्कुल कर सकता है आपका, ठीक है। नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड, दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर द गैसियस पॉल्यूटेंट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो आपका ये भी आपका नहीं करेगा, ये नहीं करेगा और ये नहीं करेगा। बाकी आपका बेटा एटेन्यूएशन मेथड और ग्रेविमेट्रिक मेथड, अब नाम याद कर लियो, ठीक है, पहली चीज तो नाम याद करो। दूसरा, नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपका ये नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रा स्पेक्ट्रोमेट्री ये किसके लिए यूज होता है, तो आपको याद रखना है ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए यूज होता है, ठीक है। और कीमोल्यूमिनेसेंस अगर आपका है किसके लिए, एनओएक्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। सो बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यू हैव टू एनालाइज द आंसर्स आल्सो, ठीक, क्योंकि यही ऑप्शन से हो सकता है अगली बार पेपर में आपके क्वेश्चन आ जाए। ओके, सो जो आपको सीखना है ना पीवाईक्यू से, वो यही सब चीजें हैं। इस कारण मैं इसका पूरा डिटेल डिस्कशन आपसे कर रहा हूं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लगता है 3 घंटे में 65 क्वेश्चन है। इसके बाद आपके मैथ्स और एप्टीट्यूड भी है, वो भी इतना इतना सिंपल नहीं देता है गेट। तो अब जो आप एग्जाम देख रहे हो ना, वहां पे आपके पेशेंस लेवल को बहुत ज्यादा चेक किया जा रहा है कि एक स्टूडेंट सिर्फ वन लाइनर पढ़ के आया है, ठीक है, कि छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करने आया है, कि वो इतना स्ट्रेस झेल पाएगा। ये आपका टेस्ट किया जाता है। आप यूपीएससी का पेपर देखेंगे ना, तो 50-60 पेज का तो पेपर आता है उसका, मतलब स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव पेपर, एक एक पेज में एक क्वेश्चन आते हैं। इस बार अगर व्यापम को अगर आप देखेंगे, ठीक है, व्यापम जेई के जो पेपर्स हुए थे बहुत लेंदी और बहुत कॉम्प्लेक्स पेपर बनाया गया था, मतलब एक पेज में एक क्वेश्चन आ रहा है, स्टूडेंट पढ़ के ही परेशान हो जा रहा है, एग्जॉस्ट हो जाता है वो फाइनली। क्लियर? सो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दिस अलॉट। ओके, so biodegradable waste like vegetable peeling from kitchen are usually processed by composting techniques. Which of the following options, ठीक है, मतलब एमएसक्यू है ये, ठीक है, रिगार्डिंग द प्रोसेसिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज आर करेक्ट, इज आर करेक्ट, ठीक है, कौन सा सही है? क्वेश्चन में आपको क्या किसकी बात किया, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, कौन है आपका, वेजिटेबल पीलिंग्स जो है आपका, ठीक है, केले का छिलका हो गया, भिंडी को काटे, ठीक है, तो उसका उधर का इधर का मिर्ची का शुरू और आखिरी का आप छोड़ देते हो, ठीक है, उन सब की बात हो रही। फर्स्ट, वर्मी कंपोस्टिंग इज रिलेटिवली फास्टर देन विंड्रो कंपोस्टिंग, ठीक है, ये क्या है आपको बता दूंगा। However, vermicomposting is not frequently used on large commercial scale. Second, the windrow height should be as short as possible, as large windrow height may cause compaction due to the self-weight. दूसरा option. Third, windrow height should be as large as possible, as that will help to ensure appropriate temperature within the windrow. ठीक. Last, earthworm facilitate the growth of microorganisms and break down complex organic molecules to simpler ones using enzymatic secretions. ठीक है, तो चार बात किया है। एक बात में उसने वर्मी कंपोस्टिंग और विंड्रो कंपोस्टिंग का कंपेयर किया, दूसरी और तीसरी बात उसने विंड्रो हाइट की बात करी, विंड्रो क्या है मैं बता दूंगा, और लास्ट में उसमें केंचुआ अर्थवॉर्म की बात किया। अब बताओ आप, ये क्वेश्चन आप पढ़ के नहीं जाओगे, वहां पे आपको यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड देन यू हैव टू यूज योर लॉजिक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट इसको पढ़ के ही थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता है कि भाई इतने देर से पढ़ ही रहा हूं, क्वेश्चन ही खत्म नहीं हो रहा, थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता है स्टूडेंट। क्लियर? ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन आई विल शो हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन।
देखो ये विंडो जो होता है ना, ये आपका मेड जैसे होती है ना, मेड, ठीक है, मेड जो बनाते हैं सेपरेट करने के लिए, वैसे ही आपका विंडो होता है, अभी मैं दिखा दूंगा, ठीक। सो इसकी जो हाइट रहती है वो आपका एडजस्टेबल है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा हाइट रखोगे तो जल्दी कंपोज होगा, या कम हाइट रखोगे तो फायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं। वो हाइट आपको डिसाइड होगा कि आपका किस टाइप का वेस्ट है, ठीक है, वो उससे ही डिसाइड होता है। यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट, शुड बी शॉर्ट एज पॉसिबल, पहला स्टेटमेंट ये लिखा, फिर लिखता है विंडो हाइट शुड बी लार्ज एज पॉसिबल, दो स्टेटमेंट बनाया, यही दो स्टेटमेंट आपके गलत है, ठीक है। केचुए वाली बात तो बिल्कुल सही है, केचुआ तो अपना काम करता ही है बेचारा, ठीक है, उसको किसान का मित्र बोला जाता है, मिट्टी को इधर उधर करता है, ठीक है, और एंजाइम सिक्रीशन करता है, तो उससे आपका उपजाऊ होती है मिट्टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वाला आपको पता होना चाहिए था, देन ओनली यू कैन हैंडल दिस, ओके। अच्छा हाँ, ये आपका, ये देख लो, हाँ ये आपका, एक मिनट इसको देख लो पहले, विंडो देख लो, विंडो क्या होता है, ये है आपका, ये जो ऐसा मेड टाइप का जो बना रहा है ना, डेट इज कॉल्ड द विंडो। अब देख लो, ऑप्टिमम विंडो हाइट इज अ बैलेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, अ मिनिमम हाइट, ठीक है, इतना रखा जाता है, इज नीडेड टू रिटेन हीट एंड ensure appropriate temperature for microbial activity. However, excessive height can cause compaction leading to the anaerobic conditions and odor problem. Therefore, neither statement, ठीक है, entirely correct, ठीक है, वो आपका पूरी तरह से आपका करेक्ट नहीं है। दूसरी चीज, विंड, ये जो आपका है वर्मी कंपोस्टिंग वाला है, ठीक है, फास्टर विंडो कंपोस्टिंग, हाउएवर वर्मी कंपोस्टिंग इज नॉट फ्रिक्वेंटली यूज्ड, ठीक है, ये भी आपका ऐसा नहीं, वर्मी कंपोस्टिंग आप यूज करते हो, ठीक। तो क्या पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा था। सो पहला हो गया करेक्ट, पूछा कि नॉन करेक्ट, हाँ ठीक, पहला हो गया, ये वाला आपका हट जाएगा, और ये आपका डी। अच्छा मैं आपको नॉन नॉट करेक्ट के हिसाब से बता दिया, ठीक है, पहला आपका बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा आपका डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, बी एंड सी ऑप्शन आर योर रॉन्ग, क्लियर, ए एंड डी विल बी योर आंसर, क्लियर। तो इसको भी समझ गए कैसा दिखता है, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per hazardous and other waste management and transboundary movement rules 2016 of government of India, the import of hazardous and waste from the any country shall not be permitted for which of the following options: recovery, reuse, recycle, disposal of abdomen mines, safe disposal of engineering landfills, utilization including crop processing. Try to answer this. इसमें आपका एक कन्वेंशन भी है, बेसल कन्वेंशन, ये सब मैं चीजें कवर किया हूँ, बेसल हो गया, रोटरडैम स्टॉकहोम कन्वेंशन, इस पे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट पे, एक ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट पे है, एक निम्बी अप्रोच पे है, नॉट इन माय बैकयार्ड, ऑल दिस थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन वेरी क्लियरली इन कोर्स डिटेल्स, ओके। सो ट्राई टू आंसर दिस। किसमें वो परमिट नहीं करता है, द इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस एंड अदर वेस्ट फ्रॉम एनी कंट्री shall not be permitted for which of the following options? ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, देखो ये आपका रूल है, रूल बुक है, जैसे आप आईएएस कोड पढ़ते हो ना, ठीक है, तो जो दिया है वो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज यू कांट टैकल दिस क्वेश्चन, ओके। सो इसमें आपका क्या किया है, डिस्पोजल ऑफ एब्डोमिनल माइन एंड सेफ डिस्पोजल इन इंजीनियरिंग लैंडफिल्स, बोथ फॉर्म्स द फाइनल डिस्पोजल, ठीक है। इंपोर्ट इज परमिटेड ओनली फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व्स रिसोर्स रिकवरी सच एज रिसाइकलिंग, रिकवर, रीयूज एंड यूटिलाइजेशन इंक्लूडिंग क्रॉप प्रोसेसिंग। The rules prioritize a waste management hierarchy where disposal is the last resort only after all recovery options have been explored, ठीक है, for waste generation within the country। तो ये आपका जो import जो इसमें है ना, ये आपका डिस्पोजल ऑफ एब्डोमिनल माइंस और दूसरा सेफ डिस्पोजल ऑफ इंजीनियरिंग, ये दोनों में आपका अलाउड नहीं है, क्लियर है। अब ये रूल है, आपको याद करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो गए तो बहुत अच्छी बात है, यू कैन इजिली मैनेज द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19, द मिनिस्ट्री ऑफ, देखो फिर लेंथ देखो ना क्वेश्चन की, काफी लंबी रखा है उसने, द मिनिस्ट्री, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, एमओयूएफसीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पब्लिश्ड एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता था वो, ठीक है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 2020 इंटेंडेड फॉर रिप्लेस द एग्जिस्टिंग ईआईए नोटिफिकेशन 2006, यहां तक की बात नहीं है, वो सिर्फ मॉडिफिकेशन आपसे डायरेक्ट पूछ सकता था 2000, ठीक है, 20 का, क्लियर है। द की चेंजेस एग्जिस्टिंग फ्रॉम द रेगुलेशन, पहला
रिमूवल ऑफ सेवरल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज फ्रॉम द परव्यू ऑफ द पब्लिक कंसल्टेशन, पहला। दूसरा, अ लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हैज बीन इंक्लूडेड अंडर कैटेगरी B2 एक्सप्रेसली exempted from the requirement of an EIA, ठीक है। All the project related activities are brought under the purview of the necessary public consultation. And last, a list of project has been included under category B2, bringing them under the requirement of the detailed EIA. क्वेश्चन लेंदी है, ठीक है, और उसने पूछा है कि 2006 से चेंज करके 2020 में जो नया अमेंडमेंट किया है वो क्या है। ट्राई टू आंसर दिस। EIA आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस में मेंशन्ड है ये आपके। ट्राई टू आंसर दिस। सो एग्जैक्टली आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, तो देख लो, याद करना पड़ेगा इसको, कुछ नहीं कर सकते। रिमूवल ऑफ सेवरल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज फ्रॉम द परव्यू ऑफ द पब्लिक कंसल्टेशन, ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को उसने हटा दिया है। ठीक, हर जगह देखो इसमें क्या होता है, जरूरी है पब्लिक कंसल्टेशन, जरूरी है कि आप डैम बना रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो या रोड बना रहे हो, किसी की जमीन है, आप पब्लिक से कंसल्ट करो, वो सब जरूरी होता है, बट डिले बहुत ज्यादा होता है। इंडिया में सबसे बड़ी जो इशू है दैट इज द लैंड एक्विजिशन, ठीक है, तो इशू बहुत ज्यादा था, इस कारण थोड़ा सा हटाया है उन चीजों को। दूसरा, अ लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हैज बीन इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी B2 एक्सप्रेसिवली एग्जम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ EIA, थोड़ा सा काम और जल्दी हो, ये थोड़ा सा शॉर्टकट होता है, और इम्पैक्ट इसका पड़ता है फाइनली इन्वायरमेंट में, ठीक है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आपका वही प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो भी आपको प्रोजेक्ट आ रहा है, जो भी आप टेक्नोलॉजी ला रहे हो, ठीक, कोई किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट है उसका आपको EIA करवाना पड़ता है। सो ये बताता है कि आपका फाइनली ओवरऑल कॉन्सिक्वेंसेस क्या आने वाले हैं, ठीक है, जो आपके नेचुरल रिसोर्स हैं उस पर क्या, नदी हो गया, ठीक है, या लैंड हो गया, ठीक, और आसपास के जो एयर हो गया, वाटर हो गया, इन सब पे क्या इंपैक्ट होना पड़ता है, ये सब को हम स्टडी करते हैं अंडर EIA। तो ये दो चेंजेस उसमें लाए गए हैं, यहीं पे नोट कर लो, आता है एग्जाम में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोग्राफ से है, ठीक है, यहां से हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। क्लियर। थैंक यू।